Assalamu alaikum. Today's our topic is about material chemistry. The subject is Inorganic Chemistry 3. The course code is CAM 307. According to the outline of Gujarat University, the first topic is about material chemistry. आज हम लोग देखेंगे material chemistry का introduction, history, classification of materials and then classification of inorganic materials. मटेरियल केमिस्ट्री की बात करें तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हम लोग मटेरियल क्या होते हैं. मटेरियल क्या है? नॉन लिविंग थिंग या फिर डेड मैटर, डेड ऑर्गेनिक मैटर. मैटर हम लोग किसको कहते हैं? मैटर ऐसी चीज़ को हम कहते हैं जिसके पास वेट होता है या फिर वो स्पेस ऑक्यूपाई करती है. जैसे कि हमारे पास मटेरियल की एग्जांपल में आ गया वुड, मेटल आ गए, प्लास्टिक्स या इस तरह की डिफरेंट ऑब्जेक्ट जो कि नॉन लिविंग है. मटेरियल केमिस्ट्री में हम लोग सॉलिड फेस या फिर कंडेंस फेस ऑफ लिक्विड मटेरियल को हम लोग स्टडी करते हैं. मटेरियल केमिस्ट्री में हम लोग स्ट्रक्चर में देखते हैं कि एटम मॉलिक्यूल के अंदर या फिर जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है मटेरियल का उसके अंदर एटम की क्या अरेंजमेंट है. आयंस या फिर अगर वो मटेरियल आयन से मिलकर बना है तो उसमें आयंस की क्या अरेंजमेंट है, या फिर अगर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल से मिलकर बना है तो मॉलिक्यूल की अरेंजमेंट को डिस्कस करते हैं. यहाँ पे हम लोग उसकी कॉन्स्टिट्यूएंट्स यानी कि वो एटम से मिलके बना है, आयन से मिलके बना है या फिर मॉलिक्यूल से मिलके बना है, उनको भी स्टडी करते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं. नेक्स्ट हम लोग सिंथेसिस की तरफ चलें तो सिंथेसिस में हम लोग इसको नए मटेरियल तैयार करने के या फिर मटेरियल को हम लोग कैसे सिंथेसाइज कर सकते हैं, इसमें इसकी सिंथेसिस, प्योरीफिकेशन और डिफरेंट टेक्निक्स को हम लोग यहाँ पे स्टडी करते हैं. यहाँ पे केमिकल सिंथेसिस भी हम लोग स्टडी करेंगे और फिर फिज़िकल सिंथेसिस भी स्टडी की जाती है. फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो प्रॉपर्टीज़ हम लोग मटेरियल्स की डिस्कस करते हैं. मटेरियल्स हम लोग अगर एक मटेरियल को यूज़ करके न्यू मटेरियल बना रहे हैं तो जो हम लोग जिन मटेरियल्स को हम लोगों ने एज अ प्रिकर्सर यानी कि स्टार्टिंग मटेरियल यूज़ की है, हम लोग उसकी प्रॉपर्टीज़ डिटेल में स्टडी करते हैं. और उसके बाद जो हमारे पास न्यू मटेरियल, न्यू इमर्जिंग मटेरियल होता है जो कि हमारा फाइनल प्रोडक्ट है, उसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं. अब जो मटेरियल को की प्रॉपर्टीज़ हैं उसको बल्क स्केल में स्टडी करने की ज़रूरत क्यों पेश आई है? देखें, जो मटेरियल्स होते हैं मैक्रो लेवल पे, अगर हम लोग उनको ब्रोक डाउन करें यानी कि उनको छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ें, इतने फाइन पार्टिकल्स हों कि वो नैनो रेंज तक पहुंच जाए, यानी कि 1 to 100 नैनोमीटर के बीच में उनका साइज़ हो. ऐसे मटेरियल को हम लोग क्या कहते हैं? नैनो मटेरियल कहते हैं. जो नैनो मटेरियल होते हैं उसी सेम सब्सटेंस के नैनो साइज़ पे अगर हम एक एलिमेंट को स्टडी करते हैं तो उसका जो नैनो साइज़ पे मटेरियल की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो वेरी करती हैं उसी एलिमेंट के मैक्रो मॉलिक्यूल से. इसलिए हम लोग उनकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं. एप्लीकेशन में हम लोग देखते हैं हम लोग डेली लाइफ में इन्हें कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं या पे किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं. इन शॉर्ट हम लोग इसमें स्टडी क्या करते हैं, इस पर हम लोग उन मटेरियल के स्ट्रक्चर, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ एक ही चीज़ होती है. परफॉर्मेंस देखते हैं हमारे पास ये कैसे हेल्पफुल है, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं उसकी, यानी कंडक्टेंस, मैलिएबिलिटी, यहाँ पे डिफरेंट प्रॉपर्टीज़. और प्रोसेसिंग में हम लोग डिफरेंट टेक्निक्स को स्टडी करते हैं जिसमें हम लोग स्मेल्टिंग ऑफ ओर्स कर सकते हैं, प्योरीफिकेशन टेक्निक, सिंथेसिंग टेक्निक एंड अदर प्रोसेसेस को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं जिससे हम लोग अपने डिज़ायर्ड मटेरियल बनाते हैं. अब हिस्ट्री की बात करें तो सबसे स्टार्ट में नियोलिथिक मैन जो 10,000 से 300 BC का टाइम लैग है, इसमें क्या था कि ह्यूमन स्टोन, इसको हम कहते हैं स्टोन एज. यहाँ पे ये वो टाइम पीरियड था जब ह्यूमन केव्स में रहते थे यानी कि गार में रहते थे. तब वो क्या करते थे? लाइमस्टोन, वुड, शेल, क्ले को यूज़ करते थे अपने अनटेंसिल यानी बर्तन, टूल्स और वेपनरी यानी कि अपने प्रोटेक्शन के लिए और एज ए वेपन्स यूज़ करने के लिए. जो मटेरियल को यूज़ करते थे वो क्या था? बेसिकली या तो लकड़ी थी या उनके पास पत्थर होते थे या फिर वो ह्यूमन क्या करते थे? एनिमल्स की बोन्स को यूज़ करते थे.
और जो क्रॉकरी थी वो सारी किससे बनती थी, मिट्टी से बनती थी। फिर नेक्स्ट जो हमारे पास विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे एडवांसमेंट आती गई, चैल्कोलिथिक एज आई जिसमें 4000 से 1500 BC का टाइम है। इसको हम क्या कहते हैं, कॉपर एज कहते हैं। ये वो टाइम था जब कॉपर यहाँ पे डिस्कवर हुआ था। कॉपर को एज ए ऑर्नामेंटल एंड प्रोटेक्टिव यूज़ करना स्टार्ट किया था ह्यूमन बीइंग ने। इस टाइम पीरियड में कॉपर की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को डिस्कवर किया था जिनमें उनकी कंडक्टेंस और मेलिएबिलिटी थी। यहाँ पे ये वो टाइम पीरियड था जब टॉप डाउन मटेरियल सिंथेसिस को यूज़ करना स्टार्ट किया था। टॉप डाउन यानी कि टॉप टू डाउन, यानी कि मैक्रो मॉलिक्यूल को ब्रोक करके माइक्रो मॉलिक्यूल्स बनाए गए थे। ठीक, यहाँ पे एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम ओर, यानी कि कॉपर को और से यानी कि इम्प्योरिटी से निकाल प्योर कॉपर को एक्सट्रैक्ट करने की टेक्निक्स यहाँ पे यूज़ की गई थी। नेक्स्ट जो हमारे पास एज आ जाती है मेटल अलाई एज, मेटल अलाइज बने थे इस एज में। ब्रॉन्ज एज है 1400 से 0 BC के, या फिर इसको 3500 BC के दरमियान का ये जो टाइम लैग है इसको हम क्या कहते हैं, ब्रॉन्ज एज। ब्रॉन्ज कहते हैं कॉपर और टिन के अलाई को। ठीक, कॉपर और गोल्ड फर्स्ट मेटल्स थे जो कि ह्यूमन ने यूज़ किए थे। सबसे पहले डिस्कवर होने वाले मेटल्स कौन सी थी, कॉपर एंड गोल्ड थी। इनसे यहाँ पे स्मेल्टिंग ओर्स ऑफ कॉपर और टिन के लिए डिफरेंट टेक्निक डिस्कवर की गई थी। कॉपर टिन के अलाय बनाए गए थे जिन्हें ब्रॉन्ज कहते हैं। ब्रॉन्ज को पोट्री में यानी कि खाने पीने के लिए जो अशिया बनाए गए या जो बर्तन बनाए गए थे उनके लिए ब्रॉन्ज को यूज़ किया जाने लगा। 300 BC में आर्सेनिक डॉप्ड कॉपर डिस्कवर हुई। अब ये जो आर्सेनिक थी ना, इसकी वाइड अवेलेबिलिटी थी। ये लक्टाइट और डेमोकाइट ओर्स में पाई जाती है। आर्सेनिक क्या था कि हमारे पास ये ज़्यादा अमाउंट में हमें डिस्कवर हुई थी। इसकी हमने देखा था कि कॉपर और गोल्ड से ज़्यादा आर्सेनिक की हमारे पास अवेलेबिलिटी आ रही है, यह हमें ज़्यादा अमाउंट में मिल रही है। लेकिन जो ब्रॉन्ज था ना, उसके लो मेल्टिंग पॉइंट थे, हाई हार्डनेस थी और लो ब्रिटलनेस थी देन आर्सेनिक अलाइज। इसी वजह से आर्सेनिक जो हमारे पास ज़्यादा अमाउंट में मौजूद थी, इसकी ज़्यादा अक्रंस होने की वजह से भी आर्सेनिक की जगह ब्रॉन्ज को प्रेफरेंस दी गई थी, क्योंकि ब्रॉन्ज की क्या थी, लो ब्रिटलनेस थी, यानी कि उसकी शाइनिंग सरफेस मतलब शाइनिंग एबिलिटी उसमें कम थी, लो मेल्टिंग पॉइंट थी और उसकी हार्डनेस आर्सेनिक के कंपैरिजन ब्रॉन्ज की हार्डनेस ज़्यादा थी। लास्ट में हमारी इसके बाद आ जाती है आयरन एज। ठीक, जिसको 1000 BC से 1950 AD का टाइमलाइन को कहा जाता है आयरन एज। यहाँ पे क्या था कि हमने देखा था, ह्यूमंस ने देखा था कि आयरन जो है वो अर्थ क्रस्ट में कॉपर से ज़्यादा पाई जाती है, और आयरन के जो सिलिकेट्स हैं ये फर्स्ट टाइम जब कॉपर की प्रोसेसिंग कर रहे थे तो ये एज अ बाय प्रोडक्ट यानी कि एक्स्ट्रा मटेरियल आयरन सिलिकेट्स बने थे। ये क्या थे, ये ब्रॉन्ज से सॉफ्टवेयर थे और इसकी मोर एप्लीकेशन थी, यानी कि इसको ज़्यादा डेली लाइफ में यूज़ किया जा सकता था। अब एक शॉर्ट सा इंट्रो इसकी हिस्ट्री का देखें तो वो हम ऐसे देखेंगे। सबसे पहले आई स्टोन एज। स्टोन एज के बाद स्टोन में ह्यूमंस क्या करते थे, स्टोन, वुड और बोन्स को यूज़ करते थे एज ए वेपन, क्रॉकरी। नेक्स्ट हमारे पास जब कॉपर डिस्कवर हुआ तो कॉपर को यूज़ करना स्टार्ट किया। कॉपर के बाद जब हमारे पास ब्रॉन्ज यानी कि कॉपर और टिन के अलाई को जब यूज़ करना स्टार्ट किया तो उसको हम कहते हैं ब्रॉन्ज एज। ब्रॉन्ज एज की ज़्यादा अवेलेबिलिटी यानी कि इसमें ज़्यादा आर्सेनिक हमें मिली थी जिसकी ज़्यादा अवेलेबिलिटी थी, लेकिन फिर भी हमने ब्रॉन्ज को प्रेफरेंस दी क्योंकि इसके लो मेल्टिंग पॉइंट, हाई हार्डनेस और लो ब्रिटलनेस थी। उसके बाद आती है हमारे पास आयरन एज। आयरन एज ये हमारे पास वो एज थी, हमने जब देखा था कि आयरन कॉपर से ज़्यादा है तो हमने आयरन को डेली लाइफ में यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था। आयरन के बाद स्टील डिस्कवर हुआ।
स्टील को डेली लाइफ में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। फिर ऐसे ही सिलिकॉन को हमने ज़्यादा इफेक्टिव पाया। सिलिकॉन से हमारे पास सिलिकॉन चिप्स और डिफरेंट जो हमारे पास एडवांस मटेरियल हैं, इसमें हम लोग इसको यूज़ करते हैं एडवांस एप्लीकेशंस में। हमारे पास उसके बाद आ गया कार्बन को हमने जब कार्बन डिस्कवर हुआ तो कार्बन को हम लोग कार्बन डेटिंग के लिए यूज़ करते हैं। और फर्दर ये कार्बन अब तक कार्बन एज चल रही है, यानी कि अब भी हम लोग कार्बन को बहुत ज़्यादा डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हैं। अगर हम लोग इसको देखें एडवांसमेंट ऑफ मटेरियल के मतलब कि हमने मटेरियल्स को कैसे एडवांस किया, तो सबसे पहले देखें टाइमलाइन में पहले ह्यूमंस क्या करते थे, बोन को यूज़ करते थे। बोन्स के बाद स्टोन्स को यूज़ करना स्टार्ट किया। स्टोन्स के बाद मेटलर्जी की तरफ आए, यानी कि डिफरेंट मेटल्स आए, जिसमें सबसे पहले कॉपर, फिर कॉपर टिन, कॉपर गोल्ड। कॉपर टिन कहते हैं हम लोग ब्रोंज़ को। गोल्ड और कॉपर सबसे पहले मटेरियल थे जिसको ह्यूमन ने यूज़ किया था। फिर आर्सेनिक के साथ कॉपर का अलाय बनाया गया, पर हमने कॉपर को के साथ टिन का जो अलाय था जिसको हम ब्रोंज़ कहते हैं उसको ज़्यादा इफेक्टिव पाया था। इस वजह से हम लोगों ने ब्रोंज़ को ज़्यादा प्रेफरेंस दी। उसके बाद आ गया हमारे पास आयरन की मोर एप्लीकेशंस थी, फिर हमने इसको यूज़ करना स्टार्ट किया। और स्टील अब तक हम लोग देखते हैं हमारे पास डेली लाइफ में घरों में भी स्टेनलेस स्टील के बर्तन यूज़ हो रहे हैं। उसके बाद सिलिकॉन हमारे पास कंप्यूटर्स में यूज़ होती है, एज ए चिप्स यूज़ होती है। कार्बन को कार्बन डेटिंग के लिए मज़ीद कार्बन डेटिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसके थ्रू हम लोग ये डिटेक्ट करते हैं कि उसकी जो हमने मटेरियल डिस्कवर किया है, पुराना मटेरियल है, तो उसकी क्या एज है। हाफ लाइफ को यूज़ करके हम लोग यहाँ पे कार्बन डेटिंग को परफॉर्म करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि जो हमारा मटेरियल है वो कितना पुराना है। ठीक, उसके बाद हमारे पास आ गई इलेक्ट्रिकल ग्लास ब्लोइंग, यानी कि फिर हम ग्लास डिस्कवर हुआ। ग्लास को कैसे तैयार किया, ग्लास को सिलिकॉन यानी कि मिट्टी से तैयार किया गया और उससे मटेरियल लेके ग्लास को स्टार्ट किया गया। ग्लास ब्लोइंग के बाद हमारे पास आ गई इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन में सबसे पहले टेलीग्राम, टेप्स, इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक टेप्स और टेप रिकॉर्डर्स वगैरह सबसे पहले जो डिस्कवर हुए थे उनको यूज़ करना स्टार्ट किया। पॉलीमर्स में सिलिकॉन के पॉलीमर्स, फॉस्फाजाइन, नाइट्रोजन सल्फर पॉलीमर्स। हम लोग अक्सर कहते हैं कि पॉलीईस्टर, और डेली लाइफ में जो हमारे पास सर्दियों में रज़ाइयाँ यूज़ होते हैं हम लोग कहते हैं ये पॉलिस्टर की बनी हुई है। बेसिकली इट इज़ पॉलीईस्टर। तो ये क्या है, एक पॉलीमर है जिससे वो वूल बनती है। ठीक, उसके बाद फिर आगे विद द पैसेज ऑफ टाइम ऑटोमोबाइल्स बनना स्टार्ट होंगी, जिसमें बाइक, व्हीकल्स, कार्स, एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, ट्रेन्स वगैरह आ जाती हैं। उसके बाद फिर कंप्यूटेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स आ गई, जिसमें डेस्कटॉप, लैपटॉप, मोबाइल एट्सेट्रा आ गए। अब हम क्या कर रहे हैं, नाउ डेज जो न्यू इमर्जिंग स्टडी है वो किसके बारे में है, नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में या फिर नैनो मटेरियल के बारे में, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, मटेरियल को नैनो स्केल पे स्टडी करते हैं। नैनो स्केल पे मटेरियल की जो प्रॉपर्टीज़ है समहाउ वेरी करती हैं और बहुत इंटरेस्टिंग फीचर्स हमें मटेरियल के मिलते हैं नैनो स्केल पे। इसी वजह से इसको नैनो मटेरियल्स की मोर एप्लीकेशंस हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स की बात की जाए तो जो सबसे पहले मटेरियल में हमारे पास नेचुरली अकरिंग मटेरियल्स आते हैं और उसके साथ आते हैं सिंथेटिक। नेचुरली अकरिंग जो कि नेचर में ऑलरेडी प्रेजेंट है उनको हम कहते हैं नेचुरल मटेरियल। नाउ आवर टॉपिक इज़ अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स। क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल में हम लोग मटेरियल्स को क्लासीफाई करते हैं नेचुरल में और सिंथेटिक मटेरियल्स में। नेचुरल मटेरियल हमारे पास वो मटेरियल्स हैं जो कि नेचर में अकर करते हैं, यानी कि नेचर में ऑलरेडी प्रेजेंट है, जिनमें हमारे पास आ जाती हैं 2 टाइप्स ऑफ मटेरियल्स आती हैं, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक हम कहते हैं ऐसे सब्सटेंसेस को जिनके पास कार्बन या हाइड्रोजन एटम होता है या फिर कार्बन हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स होते हैं, ऐसे कंपाउंड्स को हम कहते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ऑर्गेनिक मटेरियल्स, जिसमें हमारे पास आती है वुड, शुगर, लेदर, प्रोटीन्स। इनऑर्गेनिक की बात की जाए तो इनऑर्गेनिक में हमारे पास ऐसे मटेरियल्स आते हैं जो कि कार्बन या फिर हाइड्रोजन से मिलकर ना बने हुए हों या फिर उनके पास कार्बन हाइड्रोजन के डेरिवेटिव्स ना हो, जैसे कि मेटल्स हो गए, मेटल होगी, गैसेस होगी। इसमें हम लोग किसको डिस्कस करते हैं इनऑर्गेनिक मटेरियल में, मिनरल्स को, क्ले को,
सैंड्स, बोन एंड टीथ। अगर हम लोग सिंथेटिक, जो कि इसकी दूसरी टाइप है, इसको डिस्कस करें। सिंथेटिक मीन यानी कि जो हम लोग खुद सिंथेसाइज करते हैं मटेरियल को। मटेरियल अगर हम लोग बल्क स्केल पे स्टडी करें तो उसकी प्रॉपर्टीज़ डिफ़र करती है, देन वी स्टडी एट द माइक्रो स्केल। और जब हम प्रॉपर्टीज़ को नैनो स्केल पे स्टडी करते हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज़ फिर से डिफ़र कर जाती हैं। बल्क स्केल में यानी कि एट मैक्रोमोलिकुलर यानी कि लार्जर स्केल पे हम लोग जब मटेरियल को डिस्कस करते हैं तो उसमें हमारे पास दो तरह के मटेरियल आते हैं, अमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइंस। इनका डिफरेंस को हम लोग आगे डिटेल में देखेंगे। अब अगर माइक्रो स्केल के मटेरियल की बात की जाए तो ये इसमें हमारे पास थिन फिल्म्स इंटीग्रेटेड सर्किट्स आ जाती हैं, जिसमें हम लोग माइक्रो स्केल मटेरियल्स को यूज़ करते हैं। ये यहाँ पे इनके यूजेस लिखे हुए हैं माइक्रो स्केल के। नैनो स्केल की बात की जाए तो हम लोग नैनो मटेरियल को, जब हम लोग एक मटेरियल को लार्जर मटेरियल को ब्रोक करते हैं माइक्रो स्केल पे, फिर हम उसकी मज़ीद ब्रेक डाउन करके हम लोग उसको नैनो स्केल में कन्वर्ट करते हैं तो उसकी प्रॉपर्टीज़ डिफ़र करती हैं, जिसको हम लोग फ्लोरेसेंस, नैनो ट्यूब्स, नैनो फाइबर में नैनो पार्टिकल्स, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक नैनो पार्टिकल्स, नैनो कंपोजिट्स और नैनो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में हम लोग क्या करते हैं, नैनो स्केल को यूज़ करते हैं। अमॉर्फस की बात की जाए तो अमॉर्फस जो हमारे पास मटेरियल होती हैं उसकी आगे से 2 टाइप्स होती हैं, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में हमारे पास क्या आ जाते हैं, ग्लास आ जाते हैं, फाइबर आ जाते हैं, सीमेंट, ऑप्टिक्स, आयरन अलाय और स्टील सिरेमिक्स को हम लोग इनऑर्गेनिक में स्टडी करते हैं। जबकि ऑर्गेनिक मटेरियल में हम लोग यहाँ पे इसके कंपोजिट्स और एलईडी लाइट्स, पॉलीमर्स, फैब्रिक, प्लास्टिक और फाइबर को डिस्कस करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं इनऑर्गेनिक की, जो कि इनऑर्गेनिक मटेरियल की। तो देखें यहाँ पे जो इनऑर्गेनिक मटेरियल है ये नेचुरली अकरिंग भी है और सिंथेटिक भी है। तो हम लोग इनकी जो क्लासिफिकेशन, जब इनऑर्गेनिक मटेरियल की क्लासिफिकेशन करेंगे तो हम लोग इस तरह से देखेंगे। इसमें हम लोग सिंथेटिक भी और नेचुरली अकरिंग मटेरियल्स को भी डिस्कस करेंगे। इनऑर्गेनिक मटेरियल्स की क्लासिफिकेशन की बात की जाए तो हमारे पास आते हैं स्टोन्स, सिरेमिक्स, मेटल एंड कंपोजिट्स। स्टोन्स में हम लोग देखते हैं इग्नियस स्टोन्स को। ये ऐसे स्टोन्स है जिसको हम लोग सॉलिड फॉर्म ऑफ लावा, यानी कि जब लावा ठंडा हो जाता है तो उससे जो हमारे पास मटेरियल बनता है उसको हम क्या कहते हैं, इग्नियस सॉलिड कहते हैं या फिर इग्नियस स्टोन कहते हैं। सेडिमेंट्री हमारे पास वो मटेरियल्स हैं जो हमें डीप ओशन रॉक से मिलते हैं। मेटामॉर्फिक मटेरियल्स हमारे पास ये रॉक की ऐसी फॉर्म है जो कि हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर में जो रॉक चेंज होती है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, तो उसको हम कहते हैं मेटामॉर्फिक फॉर्म, जो कि न्यू फॉर्म होती है। उनसे जो मटेरियल बनता है उसको हम कहते हैं मेटामॉर्फिक मटेरियल। ठीक, उसको हम लोग स्टोन्स के अंदर देखते हैं। अगर सिरेमिक्स की बात की जाए तो सिरेमिक्स में हमारे पास आते हैं ग्लास, वाइटवेयर्स, रिफ्रैक्टरीज में हमारे पास आ जाते हैं इंसुलेटिंग मटेरियल्स और कोरिजन रेजिस्टिंग मटेरियल्स आ जाते हैं, जो कि मेटल को क्रोड होने से बचाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। स्ट्रक्चरल सिरेमिक्स, ये हमारे पास वो सिरेमिक्स की टाइप है जिसमें इनके पास लोड बेयरिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है और हाई टेम्परेचर, यानी कि ये हाई टेम्परेचर और उनकी जो लोड बेयरिंग कैपेसिटी है वो दूसरे सिरेमिक्स की निस्बत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट इसमें हम लोग सिरेमिक्स में केमिकली बॉन्डेड सिरेमिक्स को देखते हैं, जिसमें हमारे पास सीमेंट और कंक्रीट आ जाता है। मेटल्स की बात की जाए तो हम लोग यहाँ पे मेटल एज ए सिंगल मेटल और मेटल्स अलॉयज को देखते हैं। जैसे कि ये हमारे पास फर्स्ट पे है फेरस क्या है, आयरन और स्टील अलॉय है। नॉन फेरस मटेरियल्स को देखते हैं। अलॉयज में हमारे पास आयरन के, सिल्वर के, टिन के, एस्टेटिन्स के और डिफरेंट ओर्स हैं, यानी कि ओर्स हम लोग कहते हैं क्रूड मटेरियल दैट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट इज़ कॉल्ड ओर्स। ठीक, ओर्स में हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ मेटल्स होते हैं जिसको हम लोग डिफरेंट टेक्निक्स के थ्रू सेपरेट करते हैं। कंपोजिट मटेरियल की बात की जाए तो सबसे पहले हमारे पास आते हैं, फर्स्ट टाइप आती है इसकी पर्टिकुलेट कंपोजिट। ये एक ऐसी टाइप है जैसे कि कपड़े के ऊपर किसी ने मोती रख दी है या फिर
एक कपड़े के ऊपर एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, बीट लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। सेम इसी तरह से स्मॉल पार्टिकल्स क्या होते हैं एक मटेरियल के अंदर, डिफरेंट मटेरियल के अंदर क्या होते हैं इम्बीड हुए हुए होते हैं। लेमिनेट कंपोजिट को हम लोग गोल्फ क्लब के जो शाफ्ट होती हैं या टेनिस रैकेट, इनको बनाने के लिए यूज़ करते हैं। फाइबर रेनफोर्समेंट कंपोजिट, इनको हम लोग फाइबर ग्लास में यूज़ करते हैं। फर्दर हम लोग जब आगे स्टडी करेंगे अपने इस कोर्स को तो हम लोग कंपोजिट्स को डिटेल में देखेंगे। इनऑर्गेनिक मटेरियल में हम लोगों ने देखा था हमारे पास अमॉर्फियस, मतलब जो हमने मटेरियल को जब बल्क स्केल में मटेरियल की क्लासिफिकेशन में हमने देखा था कि हमारे पास जो सिंथेटिक मटेरियल्स हैं उनको अगर हम लोग बल्क स्केल पे स्टडी करते हैं तो उनको हम दो क्लासेस में डिवाइड करते हैं। एक होती है अमॉर्फस, दूसरी होती है क्रिस्टलाइन। तो हम लोग इसका क्या करते हैं डिफरेंस देख लेते हैं, इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। अमॉर्फियस क्या होते हैं? अमॉर्फियस सॉलिड्स ऐसे सॉलिड्स होते हैं जिनके अंदर ना तो कोई रेगुलर अरेंजमेंट होती है और ना ही कोई इनकी स्पेसिफिक शेप होती है, यानी कि ये एटम्स अपनी मर्ज़ी से आगे पीछे बाउंड हुए हुए होते हैं। जबकि जो क्रिस्टलाइन मटेरियल्स हैं इसमें क्या होता है कि उनकी पर्टिकुलर अरेंजमेंट होती है, ठीक। उसमें क्रिस्टल्स बने, उसमें पहले क्या करते हैं, पहले क्रिस्टल्स बनते हैं, फिर क्रिस्टल की अरेंजमेंट होती है, ठीक। डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिस्टल्स आर अरेंज्ड इन अ लार्ज पीरियोडिक अरेंजमेंट, ठीक। इसमें क्या होता है कि छोटे छोटे जो क्रिस्टल्स होते हैं, जो स्मॉल अरेंजमेंट होती है वो रेगुलरली अरेंज होते हैं और एक लार्ज पीरियोडिक अरेंजमेंट बनाते हैं, ठीक। अमॉर्फस सॉलिड में हमारे पास आ जाते हैं ग्लास आ जाता है और क्रिस्टलाइन में हमारे पास मेटल्स एंड मेटल अलॉय आ जाते हैं जिसमें आयरन, स्टील, ब्रास और ब्रोंज आते हैं, ठीक। इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात की जाए तो हमारे पास जो अमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं वो हाई होते हैं लेकिन शार्प नहीं होते, जबकि क्रिस्टलाइंस जो होते हैं इनके हाई मेल्टिंग पॉइंट होने के साथ साथ शार्प मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं। यानी कि अगर हम लोग ने हीट प्रोवाइड की है डायमंड को तो एट 1300 डिग्री सेंटीग्रेड डायमंड क्या होगा, उसकी शेप चेंज हो जाएगी, ठीक। यहाँ पे हमने इसको सेकंड पॉइंट में डिस्कस किया, हाई एंड शार्प मेल्टिंग पॉइंट्स, ठीक। इनके पास क्या होती है डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन होती है, यानी कि एग्जैक्ट जब हम लोग हीट प्रोवाइड करेंगे तो मेटल को मेल्ट होना है तो इसकी क्या है डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन। पर यहाँ पे कोई स्पेसिफिक हीट ऑफ फ्यूजन नहीं है, मे बी आपने जो टेम्परेचर दिया है उससे जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर है उससे थोड़ा पीछे या फिर उस थोड़ा समटाइम आपको थोड़ा ज़्यादा टेम्परेचर अप्लाई करना पड़ता है, तब जाके आपका जो अमॉर्फियस सॉलिड है वो या तो मेल्ट होगा या फिर ये बॉयल होगा, ठीक। अगर आप मेल्टिंग पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं तो माइट बी सम हाउ इसके मेल्टिंग पॉइंट एट स्पेसिफिक पॉइंट से वेरी करें या फिर इसके बॉइलिंग पॉइंट वेरी करें, जिसकी वजह से इनके पास क्या होती है नो हीट ऑफ फ्यूजन होती है, नो डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन। हीट ऑफ फ्यूजन तो होती है ना, लेकिन डेफिनेट नहीं होती, एग्जैक्ट नहीं होती। अगर हम लोग अमॉर्फियस सॉलिड्स को कट करते हैं टू हाफ्स में तो इनसे हमें क्लीन क्लीवेज नहीं मिलेगी, यानी कि रेगुलर शेप नहीं मिलेगी, क्लीन कट नहीं मिलेगा। जबकि अगर हम लोग क्रिस्टलाइन मटेरियल्स को कट करते हैं तो हमें क्लीन क्लीवेज मिलती है, ठीक। अमॉर्फियस सॉलिड क्या होते हैं, सुपर कूल लिक्विड होते हैं या फिर सूडो सॉलिड्स कंपाउंड्स हैं, ठीक। दे आर नॉट रिजिड, दे आर रिजिड इन देयर स्ट्रक्चर, रिजिड यानी कि फर्म है, ये अपने स्पेसिफिक, इनके पास स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है। दे आर ट्रू सॉलिड्स एंड वी डिस्कस अर्लियर दे आर सुपर कूल लिक्विड और सूडो सॉलिड्स। इरेगुलर अरेंजमेंट, यहाँ पे रेगुलर अरेंजमेंट है, लॉन्ग ऑर्डर हो सकते हैं या फिर शॉर्ट ऑर्डर हो जाते हैं। लॉन्ग ऑर्डर में क्या होता है 3D क्रिस्टलाइन जो अरेंजमेंट होती है उनमें वो क्या होती है 3D क्रिस्टलाइन होती है। शॉर्ट ऑर्डर अरेंजमेंट है तो उसमें क्या होता है जो 3D क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट है वही बार बार रिपीट होती है, ठीक। दे आर आइसोट्रोपिक एंड दे शो एन आइसोट्रोपिक,
property. ठीक, it's about amorphous and crystalline solids. Hope so you get understand about today's topic, that is about intro to inorganic materials. Then we'll talk about history, the timeline, and in today's lecture we talk about the intro to material chemistry, then history of material chemistry, the timeline, and advancement of materials. After that we study classification of materials. Then we talk about the inorganic classification of inorganic materials, and at the last we discuss amorphous and crystalline materials in detail.